हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। और आज के वीडियो में वी विल गो थ्रू द GS1 क्वेश्चन प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द प्रीलिम एग्जाम सिलेबस, क्या आता है प्रीलिम एग्जाम में, और वी आल्सो गॉट टू नो कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है और उनका सॉल्यूशन कहाँ से डाउनलोड करना है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी के जर्नी में वन ऑफ द टफेस्ट होता है क्लियर करना, क्योंकि अल्टीमेटली 8 to 10 लाख स्टूडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठते हैं और सिर्फ 12 to 13,000 बच जाते हैं मेंस देने के लिए। और ये बात का प्रीलिम्स के क्वेश्चन की डिफिकल्टी का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे GS1 के बेसिस पे कट ऑफ जाता है, तो GS1 में 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें कट ऑफ मतलब 100 या 110 के अराउंड जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट मतलब 8 लाख में से मतलब 7,85,000 स्टूडेंट 110 नंबर भी नहीं ला पाते हैं प्रीलिम्स में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द प्रीलिम क्वेश्चन, उसके एनालिसिस, जस्ट लिसन टू द एनालिसिस जो मेरी एनालिसिस है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी फॉर्म करता है प्रीलिम्स में। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी आगे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी की जर्नी अपनी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन यू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्क बस इतना हो जाता है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं, जस्ट गो थ्रू न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जस्ट गो थ्रू 1 or 2 years क्वेश्चन पेपर, वो इनफ होता है जस्ट टू गेट अ फील कैसे क्वेश्चन आते हैं। और एक जैसे जैसे आप मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी और बेटर होती जाती है, तो यू हैव टू गो थ्रू द मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर पिछले 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितने आपके पास टाइम है, यू हैव टू गो थ्रू द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एंड द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, एंड टू अंडरस्टैंड कोई अगर ट्रिक्स होता है या यूपीएससी कैसे जज करती है कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं मेंस के लिए, दैट यू कैन ओनली गेट थ्रू द क्वेश्चन पेपर जो कि यूपीएससी सेट करती है। सो लेट्स गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट टाइम आया था 2022 का क्वेश्चन पेपर। वी विल गो थ्रू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, और एंड आई विल ट्राई टू आंसर जो मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से जो अप्रोच रहा था मेरा सॉल्व करने का, सो दैट द एस्पिरेंट्स कैन गेट अ फील कि नॉलेज अप्लाई कैसे करते हैं और कौन से, एंड जहाँ पे भी रिलेवेंट होगा आई विल जस्ट मेंशन द बुक्स या सोर्सेज जहाँ से वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आया था। सो जस्ट टू you will keep hearing about these sources and books again and again, and this is very important. This is very important, and with the time you will know कि कौन से sources बहुत ज़्यादा important है, कौन से sources कम important है। देखो ultimately सारे sources important होते हैं, but at the end time जब last में कुछ days बचे होते हैं, उस time कौन से sources पे ज़्यादा focus करना है, ये सिर्फ तभी समझ में आएगा when you understand कि कहाँ से ज़्यादा question आ सकते हैं और कहाँ के सोर्सेस को पढ़ के क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो लेट्स गो थ्रू द प्रीवियस 2022 क्वेश्चन पेपर एंड सी कि कैसा क्वेश्चन आता है। सो दिस वाज द 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, GS1 का पेपर वी आर डिस्कसिंग। और ये GS1 का कट ऑफ का सारा खेल तभी शुरू होगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने GS2 का कट ऑफ क्लियर किया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि GS2 जो CSAT का पेपर है उसमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो एक बार आ गया, देन GS1 के मार्क्स कंसिडर होते हैं फाइनली डिसाइड करने के लिए कौन बच्चे मेंस में जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, जो तुम डाउनलोड करोगे ज़रूर यू हैव टू गो थ्रू इट। मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे शुरू में हिंदी में होता है, लास्ट में इंग्लिश में होता है। वहाँ पे जो बुकलेट मिलेगी उसमें फर्स्ट पेज पे हिंदी में होता है, लास्ट पेज पे इंग्लिश में होता है। दी जाता ABCD 4 सेट्स होते हैं पेपर के, सब में क्वेश्चन सारा सेम होता है, बट क्वेश्चन के ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। सो ये A सेट का क्वेश्चन पेपर है। सो लेट्स
गो थ्रू द क्वेश्चन कि यूपीएससी ने लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन किए थे। आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, आई ट्राई टू कवर 25 क्वेश्चन एंड देन सब्सिक्वेंट वीडियो, क्योंकि बिकॉज आई वांट कि जस्ट ऐसे क्वेश्चन पढ़ना होगा तो मैं जस्ट तुम्हें बोल देता कि आप लोग ही पढ़ लो अपने हिसाब से बेसिस, बट आई वांट यू टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई ट्राई टू शेयर जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा नॉलेज था, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन पूछती है और कहाँ से पढ़ा अगर मैंने होता तो आई वुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो हर क्वेश्चन एज यूपीएससी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। फर्स्ट पेज हिंदी में सेट है। लेट्स गो थ्रू द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको आता हो कि ठीक है ये इसका आंसर है, बट बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो उसमें ये क्वेश्चन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस, तो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का जिसने भी न्यूज़ पढ़ा होगा उसमें मेंशन है इन दो चीज़ के बारे में, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में, और ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को टैकल करने के लिए कंट्री को दिए जाते हैं। एंड आई थिंक ये IMF के थ्रू दिए जाते हैं। तो जिसने भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, अगर इकोनॉमिक्स का है सिलेबस, इकोनॉमिक्स में तो ये सारी चीज़ें पढ़नी ही है, लेकिन अगर और इकोनॉमिक्स में भी पढ़नी है और जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़नी है। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है, सब रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे काम आता है न्यूज़पेपर का। थोड़ा बहुत पढ़ा है तुमने IMF के बारे में, एंड इफ़ यू वुड हैव गॉन थ्रू द आर्टिकल रिगार्डिंग द श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये पढ़ा होता कि अच्छा हाँ वहाँ पढ़ा था रैपिड फाइनेंसिंग और IMF के बारे में बात चल रही थी कि IMF से लोन लेना है, सो यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो थ्रू द सेकंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देन जो न्यू एस्पिरेंट है तुम्हें पता नहीं होगा कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, मुझे भी ठीक से पता नहीं है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। विद द सिलेबस यू विल कवर दीज टॉपिक्स। और देखो सिलेबस में बहुत जो वाइडली टॉपिक कवर, जितने जो स्टैंडर्ड टॉपिक हैं दैट वी विल कवर, बट वी विल हैव टू लर्न एन आर्ट ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन जर्नी कि जो फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में आता है, अगर उसमें कोई टर्म्स है जो तुम्हें नहीं पता है तो जस्ट ट्राई टू गूगल इट एंड लर्न अबाउट इट। वहाँ से यूपीएससी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। So nominal effective exchange rate indicates the appreciation of the rupee, idea नहीं है, and increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in the trade competitiveness। जिसने भी अगर nominal effective exchange rate पढ़ा होगा वो आराम से एक क्वेश्चन का आंसर दे देगा। And increasing trend in domestic inflation related to inflation in other countries is likely to cause an increase in divergence between NER and RER। नॉमिनल जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, तो अगर जिसने पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग कि देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है। अगर मान लो किसी को तीनों पॉइंट नहीं आता है, अगर किसी को ये सर्टेनिटी से आता है कि यहाँ पे यूपीएससी बहुत सारे पेपर में ना आर्ट ऑफ एलिमिनेशन बहुत काम आता है कि देखो अगर तुमको ये पता है कि ये पॉइंट है तो वो बहुत हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन बहुत बार अगर पता है कि नहीं दूसरे पॉइंट का तो मैं श्योर नहीं हूँ बट ये तो पक्का नहीं है, तो वो बहुत बार हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उससे ना बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर जाते हैं, तो फिर तुक्का मारना भी इजी हो जाता है और बहुत बार एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। सो आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस जो ने पढ़ा है, बट लेकिन जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन। अगर किसी को ये पता रहता कि 1 तो पक्का नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाता, उसको पता चल जाता कि भाई बी आंसर है। और उसी तरह से अगर किसी को ये कंफर्म होता कि भाई 2 तो नहीं है आंसर, 2 इज़ फॉल्स, बाकी का नहीं पता बट 2 इज़ फॉल्स, देन ये पॉइंट एलिमिनेट हो जाता और सी करेक्ट आंसर होता। और किसी को अगर पता रहता ये कंफर्मेशन में कि दूसरा तो नहीं पता बट 3 पक्का फॉल्स है, सो ये हो जाता
और ये हो जाता। तो इन पॉइंट में यूपीएससी का ये पेपर ऐसा था कि अगर जिसने भी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में पता है, बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है, बट देख के तुमको बस इतना याद आ गया कि कौन सा इन दोनों में से एक पॉइंट गलत है, बस अगर ये भी याद आ गया तो यू वुड हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज द ट्रिक। अगर एक भी हमें पता रहता तो वी वुड हैव बीन एबल, बट इतने खोखला है दिमाग कि कुछ भी नहीं पता था इसका। लेट्स गो थ्रू द थर्ड क्वेश्चन। तो इसलिए यूपीएससी की पढ़ाई को स्मार्ट उतना भी डरना नहीं है, कंटेंट भी है, और कुछ अगर एकदम ही भूल जाते हो तो भी उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं भूलना है कि सामने देख के याद ना आए। प्रीलिम्स में इट्स एडवांटेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं और बहुत वाइड होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं। अभी तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली इजी माने जाते हैं, पॉलिटी के इजी माने जाते हैं, साइंस टेक जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए इजी हो गए, बट जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत ही बाउंसर हो जाते हैं। बट द आर्ट इज़ लाइक कि अगर तुमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, और भलो एग्जैक्ट याद ना हो, बट प्रीलिम्स का ब्यूटी ये है कि जो क्वेश्चन होता है, जो आंसर होता है वो आंख के सामने होता है, तो अगर उसको देख के याद आ जाए तो देन ऑल्सो वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो देख के अगर एक दो पॉइंट भी, जैसे इसमें अगर एक पॉइंट भी याद आ जाता है कि ये पॉइंट गलत है, सो वी वुड हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये ट्रिक है। तो ये चीज़ें आएंगी सिलेबस पढ़ के, सिलेबस रिवाइज करके और खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। Okay, let's go through the third question. With reference to the Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security. अब देखो, इसमें इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन्फ्लेशन होता है, मतलब इन्फ्लेशन होता है कि किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है। किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तभी बढ़ती है जब लोग उसको ज़्यादा डिमांड करेंगे। लोग डिमांड कोई चीज़ तभी करते हैं जब लोगों के पास पैसा हो। अगर मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर दूंगा? कुछ नहीं कर दूंगा। अगर मेरे पास पैसा है तो देन आई विल गो टू बाई। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, कोई चीज़ की इन्फ्लेशन तभी होती है जब डिमांड हाई है, और डिमांड हाई तभी होता है जब लोगों के पास पैसा है। तो अब बस ये कॉन्सेप्ट याद करके ये स्टेटमेंट पढ़ो। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स हो गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना। कोई चीज़ भी बाय जब तुम करते हो तो दूसरों को पैसा देते हो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना मीन्स इफ आरबीआई इज बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब वो पैसा लोगों में देगी। अब हमें पता है कि अगर पैसा लोगों के पास आ जाएगा तो लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, और सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन पहले से ही बहुत हाई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सिक्योरिटीज़ खरीद लेती है, मतलब खरीद लेगी, तो इन्फ्लेशन और बुरा हो जाएगा। तो उस टाइम क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सिक्योरिटी बेच देती है कि लो सिक्योरिटी रख लो, पैसे दे दो। तो अब लोगों के पास सिक्योरिटी बॉन्ड आ गया कि बाद में कभी लेंगे आरबीआई से पैसे, लेकिन अब पैसा नहीं रहा, कैश नहीं रहा, तो डिमांड घटेगा। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मुझे ये पता था इस कॉन्सेप्ट से कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अपने आप देखो, ये स्टेटमेंट मुझे पता है फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट वन फॉल्स है, तो ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये बाय डिफॉल्ट सही आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर मेरा बस एक ही पॉइंट से आ गया। अब दूसरे पॉइंट यू वांट टू गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट। अब उनका कोई रियल वैल्यू नहीं रहा, बिकॉज आई वाज श्योर कि भाई ये तो गलत है, तो मेरा आंसर आ गया। सो इफ रुपीज, सो दिस इज हाउ, मतलब कभी कभी एलिमिनेशन मेथड से, कभी कभी बस बहुत बार एलिमिनेशन मेथड से यूपीएससी के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इनिशिएटिव endorsed by the G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. अब इसमें जिसने भी G20 ग्रुप है 20 कंट्री का, उसके न्यूज़ में आता रहता है जब भी वो मीट करते हैं, उसको पढ़ा होगा, तो उसके बारे में द हिंदू में किसी में इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं मेंशन होगा। मुझे तो याद नहीं है। अगर कोई यहाँ से पता चलता है कि G20 एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना हमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एज अ न्यूज़ नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ के हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आती है। तो जिसने भी ये G20 से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ा होगा उसको पता होगा कि अच्छा ये
पेरिस क्लब, इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब के साथ था कि नहीं था, या ये लो इनकम कंट्री को इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विथ सस्टेनेबल डेप्थ है कि नहीं है। अब अनलाइक दिस क्वेश्चन जहाँ मुझे एक आंसर पता था तो मैंने डायरेक्ट मेरा आ गया, दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस तरह के क्वेश्चन में वैसा नहीं होता है, इसमें दोनों पता होने चाहिए। अगर एक भी पता होगा तो अल्टीमेटली मान लो मुझे ये कंफर्म पता है कि 1 ट्रू है, तो अब 1 भी, ओनली 1 भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है। उसी तरह से फॉल्स में भी हमेशा 50-50 ये क्वेश्चन में चांस रहेगा। तो ये क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली सॉल्व विथ 100% सर्टेनिटी ओनली अगर ये दोनों चीज़ें सर्टेनिटी में पता हो कि हाँ ये ट्रू है ये फॉल्स है, तभी इन चीज़ों का काम आएगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। With a reference to the Indian economy, what are the advantage of the inflation index bond? अब देखो inflation index bond होगा, ये गवर्नमेंट निकाली होगी, न्यूज़ में आया होगा, या एज अ जनरल भी इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सो इकोनॉमिक जिसने भी ठीक से पढ़ी होगी उसने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, एंड ही विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ठीक है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIB। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, कूपन रेट है, बोरोइंग IIB प्रोवाइड, IIB सेम ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन हो सकता है, इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड नाम है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। बट ये क्वेश्चन मैंने तुक्का में मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल UPSC के पेपर में यू आर इतने कम क्वेश्चन एडमिट किया, फॉर एग्जांपल यू नो कि कट ऑफ 100 जाता है और तुमने क्वेश्चन ही 40 किए सर्टेनिटी के साथ, तो पक्का नहीं होगा। सो उस केस में थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में अगर मैंने सिर्फ 40, अगर मैंने 60 70 क्योंकि 70 भी क्वेश्चन करोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें लगेगा सही है, बट वो अल्टीमेटली गलत निकल जाता है। बट अगर 75 के करीब क्वेश्चन तुमने कॉन्फिडेंस से किया है कि नहीं भाई ये तो मैंने ठीक है, तो फिर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 40 के करीब ही क्वेश्चन हो रखा है सर्टेनिटी से, देन कैलकुलेटेड रिस्क लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर प्रॉब्लम। सो अगर मेरा वैसा चांस होता तो आई वुड हैव टेकन कैलकुलेटेड रिस्क इन दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है देखो, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। गवर्नमेंट जनरली हर चीज़ में टैक्स लगाती है, कोई भी चीज़ नॉन टैक्सेबल तभी करती है जब जनरली चैरिटी या कुछ होता है। तुम भी देखोगे कि मेडिकल क्लेम बहुत कम चीज़ ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सो अगर कोई इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स निकाल रही है गवर्नमेंट, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्यों नहीं लगाएगी गवर्नमेंट उस पर टैक्स, वरना सभी तो इसी में इन्वेस्ट करने लगेंगे अपना टैक्स बचाने के लिए। और कैपिटल गेन, मतलब कोई भी कैपिटल गेन होगा उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी। सो इट अपीयर्स टू मी दैट इंटरेस्ट रिसीव, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैं इन दोनों के बारे में सर्टेन नहीं हूँ, बट आई नो कि मुझे लग रहा है कि हाँ दिस इज द फॉल्स। तो अगर 3 फॉल्स है तो आई नो कि ये वाला नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता आंसर, और मैं ये वाला मार्क करके आऊँगा एग्जाम में। ठीक है, जस्ट नो क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स गो थ्रू द, और जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेपर, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन। जो मैंने सॉल्यूशन के वेबसाइट बताते हैं, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन और उनके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो कि जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कैसे होते हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग एज अ अप्रोच, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम इसी अप्रोच और लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वहाँ पे वो पूरा प्रॉपर लिखा हुआ आंसर नहीं रहता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दो सॉल्यूशन जो कि कोचिंग पेपर विजन, जस्ट गो थ्रू द विजन IAS सॉल्यूशन और वाजीराम सॉल्यूशन, बोथ एटलीस्ट एक ही पेपर है, दोनों को सॉल्यूशन दो, जस्ट सी कि उनका एक्सप्लेनेशन क्या था। ठीक है, और कौन सा तुक्का मैंने लगाया और वो गलत हो गया। ठीक है, जस्ट यू नो द कैलकुलेशन, क्योंकि दिस इज वाई इट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क है, गलत भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द फॉरेन ओन ई-कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फॉरेन ओन ई-कॉमर्स जैसे अमेजोन है, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू द ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज द मार्केट प्लेस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट आई थिंक 2020 में या कभी एक
एक बिल पास किया था जिसमें कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की थी कि ठीक है अपने प्लेटफॉर्म पे अपना सामान नहीं बेच सकते हो, तो आई नो कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म, तो वो नहीं सेल कर सकते हैं, तो वन इज़ फॉल्स। एंड द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड। तो जनरली हाँ कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, बिल में थी। सो आई थिंक आई नो दिस वॉज ट्रू, दिस वॉज फॉल्स। तो इसमें सर्टेनिटी से पता होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड इसमें काम नहीं पड़ता था। आई नो कि 1 इज़ फॉल्स, 2 इज़ ट्रू, सो आई थिंक बी शुड बी द आंसर। सो बट लेकिन फिर इसमें वही होता है, जैसे प्रैक्टिकल में बहुत बार अमेजोन की वेबसाइट में अमेजोन की चीज़ें 1-2 बार दिखी थी प्रोडक्ट, बट मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है अब नहीं होंगी। बट आई नो मैंने वो बिल पढ़ा था एंड आई नो कि ये पॉइंट फॉल्स है। दे कैन सेल, दे कैन नॉट सेल अपनी चीज़ें, बट वो नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट की शायद 2022 में, जस्ट देख लेना कब आया था, मोस्ट प्रोबेबली 2020 में आया था वो अमेंडमेंट। सो 2020 का अमेंडमेंट आया था, 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया उससे रिलेटेड। सो जो पास के 2-3 ईयर्स के अमेंडमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट्स नहीं, जो बिल्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो बहुत बार जैसे बहुत कुछ साल पहले जैसे मैटरनिटी पे बिल इंट्रोड्यूस किया, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, तो ये सारे बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा का जब भी सेशन आता है, यूपीएससी के सिलेबस पढ़ जाते हैं हम कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट चेंजेस बिल पास करती है और वो बिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट प्रीवियस 2-3 साल के तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। तो वो इतना टेंशन लेना नहीं है। जब वो जो मंथली मैगजीन होता है उसमें भी कंपाइल होता है और न्यूज़पेपर में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बेस्ट सोर्सेज मंथली मैगजीन्स होते हैं जो कि कोचिंग सेंटर खुद ही कंपाइल करके दे देती है, तो दैट इज़ अ गुड सोर्स। उसके अलावा न्यूज़पेपर भी अगर कोई जनरली गो थ्रू करता है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे पॉलिटिकल कौन इलेक्शन जीता, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर गवर्नमेंट कोई बिल लाई है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस की है या पास हुआ है, तो जनरली इंट्रोड्यूस में तो क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर सेट हो गया, उसके बाद कुछ चेंजेस हो गए। बट अगर कोई बिल पास हो गया है तो देन डेफिनेटली इट कैन आस्क, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बिल या कोई चेंजेस आए हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बिल पास किए गवर्नमेंट के, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का बिल है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बिल है, या ये देखो ये कंज्यूमर से रिलेटेड बिल है, जो कि अब देखो कोई कंपनी का एक्ट, कोई कंपनी में अगर कोई अमेंडमेंट है, तो अगर उसमें वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता होगा, क्योंकि ठीक है भाई कंपनी के लिए बात है, अगर कंपनी स्पेसिफिक है। बट अगर ये ई कॉमर्स फॉर्म है, नाउ वी नो कि यार पैंडेमिक के बाद हर जगह ई कॉमर्स ही चल रहा है, सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस लाती है, कोई बिल लाती है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा, जब से लास्ट मोमेंट में 10 पेज बचा है, अगर 10 में से सिर्फ 2 पेज पढ़ सकते हैं, तो कौन सा 2 पेज पढ़ोगे। तो वो सारे अमेंडमेंट्स, वो सारे बिल जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट है, जैसे एजुकेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसका ऑलमोस्ट सभी बच्चों पे पूरी ऑल ओवर इंडिया इम्पैक्ट है। उसी तरह से ई कॉमर्स में अगर कोई चेंजेस, उसको ऑल ओवर इंडिया इम्पैक्ट है। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई रूल बनाई है गवर्नमेंट या कोई चेंज की है, वो उसका, तो वो सारी चीज़ें छोड़नी नहीं है। वो सारी उससे रिलेटेड न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट एज रियल सेक्टर। सो अगर कोई इकोनॉमिक पढ़ा होगा, रियल सेक्टर आई थिंक जनरली कुछ वैसे रियल सेक्टर होती है जिसमें कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है। विल गो थ्रू इट, जस्ट यू कैन ऑल्सो गूगल इट। और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर होती है एंड दूसरी सेक्टर होती हैं, जैसे फार्म हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, हाँ रियल सेक्टर का पार्ट है। टेक्सटाइल में कन्वर्टिंग रॉ, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ये रियल सेक्टर का पार्ट है। कॉमर्स बैंक लेंडिंग मनी टू द, लेंडिंग शायद फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, रियल सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो आई नो कि 3 फॉल्स है। अगर मैं दूसरे में सर्टेन नहीं भी हूँ, तो 3 से अगर फॉल्स है तो ये गया, ये गया, ये गया, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कि ये दोनों पार्ट है। और ये कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, ये भी फाइनेंशियल का पार्ट है। तो बस ये दोनों रियल है, ये फाइनेंशियल है। तो अगर मान लो कि किसी को ये दोनों रियल है और ये फाइनेंशियल है पता है, वो भी ये क्वेश्चन सही कर लेगा। और किसी को चारों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट बस ये आइडिया है कि भाई 3 तो पक्का नहीं है, क्योंकि लेंडिंग वेंडिंग रियल सेक्टर में नहीं आएगा। तो
ही विल बी ऑल्सो एबल टू सक्सेसफुली आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहीं पे यूपीएससी कैंडिडेट का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस इतना बड़ा है कि सब कुछ नहीं पढ़ सकता है। तुमको मेंस की भी तैयारी करनी होगी और तुमको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, रिविजन भी करना है। सो जितना भी तुम्हारा नॉलेज उसको तुम क्वेश्चन पेपर में स्मार्टली अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, दैट इज द टेस्ट, प्रीलिम्स का पेपर, और वही चीज़ें लर्न करनी है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट डोंट गो थ्रू द सिलेबस, जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर तुम एक चीज़ अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत चांसेस है कि अनरिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बट अगर रटी हुई चीज़ें रहेगी तो वो बहुत चांसेस है कि उसके क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओ एग्जाम में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि अच्छा ठीक है, क्या है, रियल है, फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जस्ट गो थ्रू इट। और ये जो आर्ट है, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। अब कोई एकदम ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं जो मतलब यूपीएससी 200 में 160 180 ले आए हैं, 200 में 200 ले आए, वो एक्सेप्शन होते हैं। बट मोटा मोटी जो भी बंदे होते हैं जो प्रीलिम्स के इधर या उधर रहते हैं, उनका कट ऑफ के आसपास ही नंबर रहता है। सो ये सारे ट्रिक्स और एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही हैं जो तुमको प्रीलिम्स के इस पार या उस पार ले जाएगी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट मीडिया रिसेंटली विथ रेफरेंस टू द इंडिया। अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर अगर कभी अभी मीडिया में अगर चर्चा हुआ होगा, सो अगर किसी ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो ही वुड हैव नोन, आई थिंक, फॉरेन कंपनी इंडियन परचेज, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर, फॉरेन कंपनी ट्रांसफरिंग शेयर इंडियन कंपनी, आई थिंक डी होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अगर मेरा हो रहा था तो आई वुड हैव स्किप्ड इट। ठीक है, कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें कोई नहीं, इसमें तुमको कोई एलिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, चारों में आंसर सही पता है, आराम से कीजिए, नहीं पता है नहीं कीजिए। और इसमें भी बहुत से होते हैं, बहुत बार ट्रिक काम कर जाता है कि कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बट इसमें आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, सो let's see question number 9. With reference to the expenditure made by the organization or a company, which one of the following statement is correct? Acquiring new technology is a capital expenditure, and debt financing is considered as capital expenditure, and equity financing is considered as revenue expenditure. Capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt, ये one of the core concept है economics का, जो government में भी काम आता है जनरली। जैसे न्यू में ऐसे समझ लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होती है कि किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट जिसका फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़े। जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, कोई लोन ले लिया या कोई लोन चुका दिया, तो ये लोन चुकाने लेने से फ्यूचर लाइबिलिटी या एसेट में चेंजेस आ रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी अगर एक्वायर करे वो तुम्हारा एसेट हो जाएगा, यानी लाइबिलिटी एसेट में चेंज आता है तो उसको कैपिटल का पार्ट कहते हैं। और जो मोटा मोटी पैसा आया और उस पैसा को खर्च कर दिया, कि मतलब लोगों से तुमने टैक्स लिया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, उससे कोई लाइबिलिटी नहीं बनी, कोई फ्यूचर नहीं, वो अभी का पैसा है। और उसको अगर सैलरी किसी के दे दी तो वो कोई उसके फ्यूचर में लाइबिलिटी या ये नहीं बनी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कैपिटल, ये ट्रू है। ठीक है, एंड ये ट्रू है। एंड डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ डेप्ट फाइनेंस कर रहे हो तो लाइबिलिटी में चेंज आ रही है, लोन वोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इक्विटी हो या डेप्ट फाइनेंसिंग हो, फाइनेंसिंग से जो पैसे आते हैं वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बनती है कंपनी की, कि जो भी इन्वेस्टर है जहाँ से भी ले रहे हो उसको कभी ना कभी चुकाना तो पड़ता है। इट्स नॉट लाइक टैक्स, जैसे गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट को वो चुकाना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। वैसे तुमको सैलरी मिली तो दैट इज योर रेवेन्यू, वो कभी कंपनी पे लाइबिलिटी नहीं है, तुमने काम किया, सैलरी मिल गई, बात खत्म हो गया वहाँ पे। लेकिन अगर कहीं से लोन लिया है या
तुम्हारे दोस्त ने पैसा दिया है तो दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके फ्यूचर लाइबिलिटी है, तुमको कभी ना कभी उसको चुकाना है, या अगर कोई तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है कोई चीज़ तो तुम्हारी लाइबिलिटी है उसको प्रॉफिट का पार्ट देना या कुछ देना, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो आई थिंक ए इज द आंसर। ठीक है। Not 10. With reference to the Indian economy, consider the following statement. The share of the household financial saving goes towards the government borrowing. हाँ, household financial जो बैंक में जमा करते हैं गवर्नमेंट उससे बोरो करती है। ये सारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट हैं, जो इकोनॉमिक पढ़ेगा जब भी पढ़ोगे तो जिनको नहीं आता है जस्ट लिसन टू इट, ताकि तुमको पता चले, कम से कम तुम ये देखे कि अरे भाई पिछला 10 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक से रिलेटेड था, तो एटलीस्ट यू गेट टू नो, इकोनॉमिक नहीं भी पता है बट यू नो कि इकोनॉमिक इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो मैंने ऊपर देखा है कि अच्छा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, थोड़ा बहुत ये करके आई वॉज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो यू नो दैट इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो क्वेश्चन सही करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली हिस्ट्री और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से, जहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, या तो आता है या तो नहीं आता है। ठीक है। अब शेयर ऑफ द हाउस होल्ड ये जाती है फाइनेंसिंग में। डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट अ मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शन फॉर्म्स अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है कि गवर्नमेंट का डेट होता है, गवर्नमेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल डेट होता है। इंटरनल डेट अगर इंडिया में कहीं मार्केट से पैसा उठाई हो, और एक्सटर्नल डेट मतलब अगर IMF या वर्ल्ड बैंक से कहीं लोन वोन लिया हो। ठीक है। सो अगर डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रेट इन एन ऑक्शन फॉर्म्स अ लार्ज कंपोनेंट। देखो डेटेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट अगर ऑक्शन करती है, सिक्योरिटीज होता है कि तुमको सिक्योरिटी दे के पैसे ले लेगी, और उस डेटेड सिक्योरिटी उस डेट पे जाके तुम सिक्योरिटी जमा करो और एक्स्ट्रा पैसे लेके गवर्नमेंट से चले जाओ, तो ये पार्ट ऑफ द डेट तो है, इंटरनल डेट है, बट इट फॉर्म्स अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट है कि नहीं है। तो ये किसी को तभी पता रहेगा जैसे कि बजट आता है या फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है। हर साल करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में ये दो चीज़ें पढ़नी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तुम्हारा फाइनेंशियल एक बजट और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, बजट और फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है। तो उसमें जस्ट 1 मिनट आई कंफर्म कि कौन सा रिपोर्ट होता है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होता है और बजट होता है। देखो मैंने भी पढ़ा था, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यूनियन बजट, ये किसी के लिए भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर उसमें जो भी गवर्नमेंट का डेट वाला पाई चार्ट बना होता है, जो भी व्हेन वी विल डू दैट, जो भी इस ईयर का आएगा, नेक्स्ट ईयर का आएगा, जिस साल एग्जाम देना होता है उसी साल का इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा, तो उसमें ना बहुत सारे चार्ट्स बने होते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट का डेट ये है, इसमें इसका इतना कॉम्पोनेंट है, इसका इतना कॉम्पोनेंट है। अगर किसी ने जस्ट गो थ्रू भी किया होगा तो अगर उसको याद होगा कि हाँ ये तो लार्ज था, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट भी नहीं बोल रहा है। जैसे अगर तुमको ये पता था कि हाँ मोटा मोटी लार्ज था, वरना गवर्नमेंट अदर करके लिखते या मेंशन नहीं करके लिखते, तो यू वुड हैव नोन ये ट्रू है या फॉल्स है। और इस क्वेश्चन में ये ट्रू है तो ये भी आंसर हो सकता है और बोथ भी आंसर हो सकता है, तो 50-50 में रिस्क लेना है तो ले सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोनों पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और किस बंदे को ये पता होता है जिसने क्या नाम था रिपोर्ट का, हाँ, जिसने इकोनॉमिक सर्वे ठीक से पढ़ी होती है, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट का बजट। ठीक है। So question number 10 and let's see question number 11. Consider the following statement. अब ये देखो consider the following statement है, pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. अब ये बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, अब किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो रहने देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट
ऑफ देमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, वरना क्योंकि तुमको तो हम लोग हमेशा जैसे जो भी बंदा देखो, अगर किसी ने ऑब्वियसली ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटी का पार्ट है। लक्ष्मीकांत बुक में जो भी पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। बट अगर ऐसे भी कोई भी न्यूज़पेपर में आता रहता है कि किसी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस हो गया तो उसका जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर नहीं रहता तो कंटेम्प्ट का कोर्ट का हटा देती गवर्नमेंट अपने मन से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बोलो जितना उल्टा सीधा बोलना है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका जो पावर है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट अपना पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये ट्रू है आई थिंक। ये अनश्योर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये नहीं करती है जनरली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक द लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ देखो, कोई भी लॉ बनाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास जनरली होता है। जब पॉलिटी पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीज़ें मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अब राइट टू एजुकेशन मेंशन है, बट एग्जैक्टली कैसे मिलेगा तुमको वो राइट, तो उसके लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि हाँ ठीक है इतने एज के बच्चों को देना है। तो किसी भी चीज़ पे जैसे कंटेम्प्ट के भी बेसिस पर लॉ बनाने का अधिकार जनरली पार्लियामेंट के हाथ में होता है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट बेसिस। तो दिस इज ट्रू। तो सो वी नो 2 and 4 इज ट्रू। तो 2 and 4 मेरे ख्याल से बस यही एक ऑप्शन है जिसमें 2 और 4 एक साथ हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली तो हमें ये दोनों पता नहीं था, बस ये दोनों भी पता था, फिर भी वी विल एबल टू गेस द आंसर। सो ये मोस्टली फॉल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन एग्जैक्टली नहीं होगा कि क्या सिविल कंटेम्प्ट है क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हो सकती है कंटेम्प्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन कर सकते हैं सारा चीज़, तो वो फिर फर्दर हो सकता है कोर्ट डिफाइन कर दे या जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लॉ बनाएगा उसमें डिफाइन कर सकता है कि कौन सा कंटेम्प्ट होगा। तो हमें बस इन दोनों से पता चल गया कि हाँ भाई ये भी ट्रू था हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि अगर तुमको सारे पता नहीं भी रहता है देन ऑल्सो यू कैन रिलेटिवली। यहाँ पे कोई गेस नहीं था, हमें ये दोनों सर्टेनिटी से पता था और एक आंसर सर्टेनिटी से आया, जबकि यहाँ पे 50-50 वाला गेस का चक्कर रहता है जैसे यहाँ पे था, बट यहाँ पे सर्टेनिटी से आ जाता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत बार तुम एलिमिनेशन मेथड से या अगर एक दो भी पता हो तो बहुत बार आंसर आ जाता है, बहुत बार नहीं भी आता है। सो उतना पैनिक नहीं होना है। With reference to India, consider the following statement: government law officer and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patient attorneys are excluded from the recognition of the advocate. Government law officer, legal firm, वैसे generally advocate तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं एडवोकेट। तो ये अगेन ये नॉलेज वाली बात है, अगर किसी को पता है तो वो पता होगा, अगर किसी ने लीगल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा होगा या बार काउंसिल के बारे में पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि, या ऐसे जनरल भी गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर हैं या लीगल फर्म वाले जो ऑफिसर हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब वो वो एडवोकेट नहीं होते हैं, ये मुझे पता है। तो ये स्टेटमेंट अगर रिकॉग्नाइज एडवोकेट ये फॉल्स है। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स एंड रिलेटेड टू द लीगल एजुकेशन ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द लॉज एंड कॉलेज, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आई थिंक ये आंसर है। सो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट इफ़ यू नो दिस थिंग्स लीगल इसमें तो इफ़ यू नो कि हाँ ठीक है एक्सक्लूडेड होते हैं, you would have been able to answer this question। बाकी अगर इसमें भी मैं ट्रिक लगाऊं तो इसमें तुम कोई ऐसा कर सकते हैं कि लीगल फर्म रिकॉग्नाइज नहीं है एडवोकेट के थ्रू, क्योंकि लीगल फर्म बहुत बार जाके अपना केस खुद नहीं लड़ती है, वो कोई ना कोई एडवोकेट ही हायर करती है। अगर ये किसी को सर्टेनिटी से पता है सो ही कुड से कि हाँ भाई ये गलत है। और अगर जिसने भी बार काउंसिल का अगर कभी न्यूज़ में आया होगा और उसने बार काउंसिल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ही वुड हैव नोन कि ये सही है। सो दिस इज हाउ यूपीएससी क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, consider the following statement: a bill amending the constitution requires the prior recommendation recommendation of the president। तो ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है, उसमें ये सारी चीज़ें एकदम पढ़नी है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर इनफाइनाइट है।
और उसमें भी करंट अफेयर्स में जैसे कोई बिल है उसका तुमने कौन सा पार्ट पढ़ा है और कौन सा पार्ट का क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में, किस्मत की थोड़ी बहुत बात है। लेकिन जो पॉलिटी वॉलिटी इकोनॉमिक्स हुआ और जो सब्जेक्ट हुआ, जो स्टैटिक पार्ट है, इसका सब्जेक्ट ये तो ऐसा है कि इसमें गलती होना मतलब गुनाह ही है, मतलब इसमें तुम गलती नहीं करोगे। तो ये लक्ष्मीकांत के बुक का पार्ट है और उसमें अगर किसी ने उसमें भी यार मोटी बुक है, सब याद करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर किसी ने पढ़ा होगा उसको ये याद होगा, क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो फंडामेंटल अमेंडमेंट, क्योंकि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेसिस पर तुम्हारा कंट्री बना है उसको अमेंडमेंट करने की बात चल रही है, तो वो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर दूसरे चैप्टर ना भी पढ़ो तो वो सब चैप्टर अमेंडमेंट हुआ, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चैप्टर होगा, जो कि सब वाइडली अफेक्टेड, सबको अफेक्ट करने वाले चैप्टर्स हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चीज़ में प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे ख्याल से मनी बिल में पड़ती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रायर रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये पक्का फॉल्स है। तो लेट्स सी कुछ होता है, अगर 1 पक्का फॉल्स है तो ए गया, सी गया, डी गया, बी आ गया, तो बाकी के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन होते हैं कि अगर तुम्हें एक में सर्टेनिटी से पता है तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया। बाकी ये 2 पॉइंट है, विन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेसिडेंट इट इज़ ऑब्लिगेटरी, कि जब बिल जाए तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ट्रू है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय बोथ लोकसभा, उसमें ज्वाइंट एंड मेजोरिटी ऑफ द नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग, उसमें ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन नहीं, ये भी ट्रू है। तो ये मुझे पता है ये ट्रू है, बट अगर किसी को नहीं भी पता हो, अगर ये भी पता है कि भाई ये फॉल्स है, देन उसका भी आंसर आ गया। सो दिस इज व्हाट द एलिमिनेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एलिमिनेशन मेथड। और तुमने देखा होगा अब तक मैंने काफ़ी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, सभी क्वेश्चन में नहीं होगा, बट जितने क्वेश्चन में अगर हो गया और तुम्हारा सही आंसर आ गया, वही तो यूपीएससी है यार। 200 में से 110 120 के करीब सही नंबर लाने हैं मेंस लिखने के लिए। Consider the following statement. The Constitution of India classifies the minister into 4 ranks: cabinet minister, minister of state and independent charge. देखो अगर कोई भी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेगा और उसमें इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ा होगा, तो उसमें यहाँ तक कि मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर जिक्र नहीं है। फर्स्ट टाइम इंसर्ट ही कैबिनेट मिनिस्टर किया गया था इमरजेंसी प्रोविजन में के सेफ्टी के लिए, तो बस कैबिनेट मिनिस्टर, और उसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाइड नहीं है। सो आई नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द टोटल, सो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, अगर किसी को नहीं भी क्या डिस्कस कर रहे हैं भैया, तो नो, अगर तुम नए भी एस्पिरेंट हो कि सो आई नो आई हैव टोल्ड कि ये एक बुक है लक्ष्मीकांत, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बुक। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन देख के यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस कि इकोनॉमिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने क्यों ज़रूरी है, बजट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है वो पढ़नी क्यों ज़रूरी है, सो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक पढ़नी क्यों ज़रूरी है, वो इन सारे क्वेश्चन से पता चलता है। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि 15, वरना सभी मिनिस्टर 2023 के करीब 2003 के करीब किया गया था। उससे पहले ऐसा था कि जो पार्टी जीती अब सबको मिनिस्टर बनना है तो सभी को मिनिस्टर बना दो, मतलब पार्टी के, मतलब जो पार्टी विनिंग है उसके 100 मान लो 170 कैंडिडेट हैं, उसमें 150 को मिनिस्टर बना दो। तो इस बात को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि जितने भी भाई टोटल मिनिस्टर वो 15% से ज़्यादा जो भी टोटल नंबर ऑफ लोकसभा है उससे एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट 2 है, ये फॉल्स है, तो इससे आ जाता है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू नो बोथ द क्वेश्चन। हाँ, अब एकदम ही कुछ नहीं आया है तो अगर एक भी पता है तो फिर 50-50 का चांस ले सकते हैं, बट अगेन जिनकी किस्मत ख़राब रहती है वो उनके हर बार 50-50 में गलत ही आंसर आ जाता है। सो दिस इज़, जबकि एलिमिनेशन मेथड का ये प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें बहुत बार ऐसे होते हैं कुछ। सो यू नो द यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कोई एक पैटर्न पे नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन में एक आंसर एक सही है या गलत है पता होने पर भी आंसर सॉल्व हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में दोनों सारे ऑप्शन पता होने चाहिए तभी आंसर सर्टेनिटी से निकाल सकते हो। Let's discuss question number 15 with the following. Which of the following is the exclusive power of the Lok Sabha? लोक सभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगेन इमरजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों?
जैसे पॉलिटी की भी बहुत बड़ी बुक है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके तुम इंडिया का नाम कुछ भी कर सकते हो, चेंज, हर चीज़ चेंज कर सकते हो तुम, कॉन्स्टिट्यूशन ही के बेसिस पर सब कुछ है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। उसी तरह से इमरजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो भी चैप्टर इमरजेंसी से रिलेटेड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब इमरजेंसी है, क्योंकि इमरजेंसी में तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट करप्ट कर सकती है, किसी को भी डिटेन कर सकती है, तो ऑल ओवर सारे सिटीजन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इमरजेंसी, तो जिसने भी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी, ही नो टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, एक्सक्लूसिव नहीं है, चूंकि ये इमरजेंसी का इतना इंपॉर्टेंट है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को दिया गया ये पावर। तो टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये इसे एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा का, तो ये फॉल्स है। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसको पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। राज्यसभा जस्ट डिस्कस कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, उनको नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता है, मतलब उनको निकाल नहीं सकता है। तो क्योंकि सिर्फ मेजॉरिटी बेसिकली लोकसभा में ही करनी पड़ती है, तो ये जो पावर है ये एक्सक्लूसिव राइट है लोकसभा का। तो ट्रू है। टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो इसका एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा को नहीं दिया गया है, इसका पावर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के पास है, तो दिस इज़ फॉल्स। तो हमें पता है कि ये दोनों फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू ही है। ठीक है, इसमें शायद वैसा एलिमिनेशन नहीं हो सकता था अगर एक भी पता होता, तो दोनों सर्टेनिटी में पता हो, तो ज़्यादा पता होता वन फॉल्स है तो ये दोनों होता, फिर इसमें पता होना चाहिए कि अब 2 है कि 3 है। ठीक है, तो हमें पता था कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो ये लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी का सिलेबस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट होता है सभी चीज़ें, बट पॉलिटी का सिलेबस क्या होता है कि अगर तुमने ठीक से पढ़े होते हैं तो क्वेश्चन सर्टेनिटी से सही हो जाते हैं, दूसरे में अनसर्टेन चीज़ें रहती हैं, एंड यूपीएससी कैन चेंज द पैटर्न। आज पॉलिटी के 20 क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है बस 4 क्वेश्चन पूछे पॉलिटी के, तो घबराना नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपना नॉलेज डाइवर्स रखना है, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक सब में। ठीक है, with a reference to the anti-defection law in India, consider the following. Anti-defection law, अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ, आजकल दल बदल के काफ़ी न्यूज़ आते हैं कि अच्छा ये कांग्रेस पार्टी का बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इस पार्टी का वो ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगता होता है। अगर ये तो पॉलिटी ऑब्वियसली पॉलिटी के बुक में भी मेंशन है लक्ष्मीकांत में, बट अगर किसी ने वो नहीं भी पढ़ी होगी तो न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। सो लेट्स सी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। द लॉ स्पेसिफाई दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड इन हाउस। तो नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में जनरली है, अगर जिसने पढ़ा होगा, ये कोई तुक्का वाली बात नहीं है, उसको पता होगा कि 6 महीना के आई थिंक बाद ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी वी विल गेट टू नो जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी कि कुछ मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो अब मुझे पता था कि हाँ वो नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 months ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे कहा गया है कैन नॉट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months, कैन नॉट ज्वाइन विद इन 6 months, और आई नो कि विद इन 6 months ही ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। And the law does not provide any time frame within which the presiding officer has decide the defection case. ये one of the drawbacks है इस केस का कि presiding officer decide करता है defection law, but वो चुपचाप बैठ सकते हैं, भैया नहीं डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का है, एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी का है और कांग्रेस का कोई बंदा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ सकता है, तो सब बोलेगा कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुपचाप से बैठ सकता है। इसलिए बहुत बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉ जाता है, तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है उस केस का। सो आई नो दैट दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। कोई टाइम फ्रेम उस लॉ में नहीं है, तो दिस इज द ट्रू, तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से देखो, बुक इंपॉर्टेंट है, बट बुक में भी वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि न्यूज़ में भी चीज़ें आती रहती हैं, तो डिफेक्शन चीज़ें होती रहती हैं, तो इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
So I'll just stop here. We have discussed till question number 16. इसके बाद डायरेक्ट के वीडियो में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा. आई विल नॉट गो थ्रू ऑल दोज प्री लेक्चर जो मैंने इस पेपर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए दिया था. बट इन डेप्थ डिस्कशन करना क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट रीड अगर क्वेश्चन करना है विदाउट गिविंग एनी एनालिसिस तो वो मैं तुम्हें भी कह सकता था कि भाई ये डाउनलोड कर लो और पढ़ लो खुद से. बट द गेन जो इम्पोर्टेंस है इस वीडियो बनाने का बस वही है कि मेरे साथ तुम क्वेश्चन डिस्कस करो. जैसे कि मैंने चूंकि सिंस आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी क्वाइट सम ईयर, सो मैंने किस तरीके से ये क्वेश्चन अप्रोच किया था और मैं कैसे तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करना है, मैंने कैसे एलिमिनेशन मेथड बनाया, सो दैट जस्ट नो and you should revisit this video of question discussion again and again. And I hope जब syllabus complete हो जाएगी I will discuss other years papers also, और उसमें भी ऐसे हम tricks and देखेंगे, क्योंकि this is very important. अगर तुम मॉक करना दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मॉक कर क्योंकि उससे रिवीजन हो जाता है, लेकिन इट इज एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके यू विल गेट टू नो कि यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे सॉल्व किए जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग क्वेश्चन. वी हैव डिस्कस्ड टिल 16. फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट. जय हिंद.